गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीम का थाना। पिछली क्लासों में हमने जो BSc पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड भौतिक रसायन है, उसकी यूनिट द्वितीय में स्पॉन्टेनिटी स्वतः प्रवर्तिता विषय पर चर्चा कर रहे थे। स्वतः प्रवर्तिता क्या होती है? वे प्रक्रम जो बाहरी प्रभाव के बिना सामान्य ताप दाब पर संपन्न होते हैं, वो स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। हमने चर्चा की थी एंट्रोपी के रूप में कि जब एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो प्रक्रम स्वतः होता है। डेल्टा जी यदि नेगेटिव है, प्रक्रम के दौरान घटती है तो प्रक्रम स्वतः होगा। डेल्टा ए हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी यदि नेगेटिव है, घटता है तो प्रक्रम क्या होगा? स्वतः होगा। यदि प्रक्रम के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन अगर नेगेटिव हो रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो प्रक्रम क्या होगा? स्वतः होगा। तो अलग अलग जो पैरामीटर्स थे, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, और इनके द्वारा हमने स्पॉन्टेनिटी को समझने का प्रयास किया था। आज हम बात कर रहे हैं मुक्त ऊर्जा में ताप व दाब द्वारा परिवर्तन। हमने पहले चर्चा की थी कि ऊष्मागतिकी की 4 मूलभूत समीकरण है। कौन कौन सी? DE बराबर TdS माइनस PdV, और DH बराबर TdS प्लस VdP, DA बराबर माइनस PdV माइनस SdT, और DG बराबर VdP माइनस SdT। तो ये किस प्रकार से आती है? जो गिब्स समीकरण है, G बराबर H माइनस TS होता है, और H क्या एंथैल्पी बराबर क्या होता है? E प्लस PV। तो यहाँ पर H का मान रखेंगे और इसका अवकलन कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे? लाके जो ये D बराबर TdS माइनस PdV यहाँ पर ये रख देंगे, तो ये PdV से PdV कैंसिल हो जाता है और TdS से TdS कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा DG बराबर VdP माइनस SdT। तो ये हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो ऊष्मागतिकी का जो मूलभूत समीकरण ले रहे हैं गिब्स एनर्जी में चेंज के लिए, तो DG बराबर VdP माइनस SdT। अब ये समीकरण क्या बता रहा है? जी में ताप व दाब के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो वो साफ ही दिख रहा है इसमें कि भाई आयतन कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट इसमें, और प्रेशर चेंज हो रहा है और ताप चेंज हो रहा है। तो पहली कंडीशन लगाते हैं इस समीकरण पर कि स्थिर दाब पर, अर्थात dP बराबर 0 रखने पर। जब ये dP बराबर 0 रखेंगे तो dG बराबर क्या आ जाएगा? माइनस SdT। अब इसको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो माइनस डेल G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? ये माइनस नहीं आएगा, तो S बराबर क्या आ गया? माइनस डेल G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये समीकरण क्या बता रहा है कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष गिब्स एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसको बता रहा है। तो समदाबी रूपांतरण में क्या होता है? ये कौन सा प्रक्रम हो गया? आइसोबैरिक समदाबिक प्रोसेस में ताप में वृद्धि से प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। ठोसों में ताप के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की दर कम तथा गैसों में अधिक होती है, क्योंकि गैसों में जो आयतन जो होता है, जो बढ़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जब ठोसों को गर्म करते हैं तो उनमें आयतन परिवर्तन कम होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा? जो ठोसों में जो ताप के साथ जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो भी क्या होगा? कम होगा, और गैसों में जो थोड़ा सा अगर ताप बढ़ा दें तो उनमें बहुत अधिक चेंज हो जाता है, तो गैसों में अधिक होता है। तो ये तो बात क्या है कि दाब का जो इफेक्ट पड़ रहा है उससे क्या हो रहा है। दूसरी जो कंडीशन अप्लाई करें कि यदि ताप को क्या कर दें? स्थिर कर दें, तो इस स्थिति में क्या होगा? ये समीकरण dt बराबर 0, ताप कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का अवकलन 0,
तो ये सारा पार्ट यहाँ से हट जाएगा। तो डी जी बराबर क्या बचा हमारे पास, वी डी पी। और इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर वी। तो कौन सा प्रोसेस हो गया ये, समतापी रूपांतरण, आइसोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो दाब वृद्धि से प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होगा भाई, दाब में परिवर्तन होगा, दाब में तो ये जी चेंज होगी और दाब में वृद्धि होगी, तो उसके साथ साथ क्या होगा, मुक्त ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। चूंकि गैसों का मोलर आयतन ठोस तथा द्रवों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, अतः इस समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में दाब के साथ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बात की हमने स्थिर ताप की। अब जैसे बात करें कि किसी तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तंत्र का मतलब तंत्र में जो चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा लिया हमने, एट कांस्टेंट टी जो चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, शुरुआत में जो प्रारंभिक जो गिब्स एनर्जी G1 है और अंतिम क्या है G2, और शुरुआत का प्रेशर क्या है P1 और अंतिम दाब क्या है P2। तो इसका अवकलन समाकलन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, G2 माइनस G1 बराबर V, P2 माइनस P1। तो डेल्टा G बराबर क्या आ गया, V डेल्टा P। तो अब क्या है कि जैसे गैस मान लो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन से इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो पी वी बराबर क्या हो गया, एन आर टी। तो वी बराबर क्या हो गया, एन आर टी अपॉन पी। ये निकल कर हमारे सामने आता है। तो डी जी बराबर क्या आ गया, इसका वी जो ये समीकरण था इसमें वॉल्यूम का मान रख दिया हमने यहाँ से आदर्श के समीकरण से, तो एन आर टी अपॉन पी डी पी। तो जब इसको खोल के लिखते हैं, इसका समाकलन करते हैं, तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। और इसको नेचुरल लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा जी बराबर आ गया 2.303 एन आर टी लॉग पी टू अपॉन पी वन, और डेल्टा जी बराबर 2.303 एन आर टी लॉग वी वन अपॉन वी टू। अगर इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिखें तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि पी वन वी वन बराबर क्या होता है, पी टू वी टू अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ। तो पी टू अपॉन पी वन बराबर आ जाएगा वी वन अपॉन वी टू। तो इस प्रकार से इस समीकरण की सहायता से अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें वॉल्यूम चेंज दे देंगे किसी प्रोसेस में, तो एन का मान कितने मोल चेंज हो रहे हैं, आर गैस कॉन्स्टेंट इनका मान रखकर, तो उस प्रक्रम के दौरान जो डेल्टा गिब्स एनर्जी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की। काफ़ी पॉपुलर इक्वेशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। माना कि कोई प्रोसेस है जो ए से बी में चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, स्थिर दाब पर ए से बी में परिवर्तित हो रहा है। तो ये स्थिर दाब वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन डी जी बराबर माइनस एस टी टी। तो अब आगे देखते हैं कि ए में जो ए अवस्था है उसमें जो गिब्स एनर्जी क्या है, G1 है, और यहाँ पर जो एंट्रोपी क्या होगी, S1। तो इसके लिए क्या समीकरण हो गया, G1 बराबर माइनस S1 dt। इस समीकरण को नाम दे नंबर दे दिया 1 इक्वेशन। और जो B है तो B के लिए क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज G2 बराबर माइनस S2 dt। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें कि जो इक्वेशन 2 है उसमें से एक को घटा देते हैं, तो क्या होगा G2 माइनस G1। तो ये क्या हो जाता है, इसमें बात करें ये DG1 और ये क्या है DG2। तो DG2 माइनस G1 बराबर माइनस S2 माइनस S1 dt। तो हमारे पास क्या आ गया, डी डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एस dt। तो इसको माइनस डेल्टा एस बराबर क्या आ गया, इसको इधर ले लेते हैं, तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा एस का वैल्यू। अब क्या करें, जो गिब्स समीकरण है, गिब्स समीकरण क्या था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो माइनस डेल्टा एस का मान क्या है, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू है। इसको ले जाके यहाँ रख देते हैं, या इसको इस तरीके से कर देते हैं इस समीकरण से, माइनस डेल्टा एस बराबर डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ से ऊपर से ले लिया, तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो यहाँ पर ये आया, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 आई, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाती कहते हैं।
और यह समीकरण सभी प्रक्रमों पर लागू होता है जो स्थिर दाब पर होते हैं। अब जैसे ये वाली कौन सी किस पे लागू हो रही है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं जो प्रोसेस, उस पर लागू हो रही है। तो यदि आयतन स्थिर हो तो इस समीकरण का रूप क्या होगा, डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई प्लस टी डेल डेल्टा ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये वाला इसमें आएगा। तो ये कौन सी वाली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों इक्वेशन ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, उसकी बात करें। तो सबसे पहली बात है कि यह समीकरण सभी भौतिक परिवर्तनों पर लागू होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो फिजिकल चेंजेज होते हैं, वो किस पर होते हैं, स्थिर दाब पर होते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो वो सारी ज़्यादातर क्या होते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, एक वातावरणीय दाब। तो ये सभी भौतिक जो फिजिकल चेंजेज है उन पर लागू होता है। नंबर 2, यह समीकरण उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर भी समान रूप से लागू होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उन पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि इस समीकरण में जैसे H है, G है और ये क्या है, E है, A है, ये सारे क्या है, अवस्था फलन है। सभी राशि क्या है, अवस्था फलन है, इसलिए ये उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर भी समान रूप से लागू होता है। तीसरा जो एप्लीकेशन देखें कि यदि इस समीकरण की सहायता से क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, डेल्टा H जो प्रक्रम के दौरान जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको ज्ञात कर सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या ज्ञात होना जरूरी है, देखो इस समीकरण में देखिए डेल्टा जी का अगर मान पता है हमें, और ये क्या है, ताप गुणांक वाली कंडीशन, और ये वाला मान हमें पता है, तो इस स्थिति में हम इस समीकरण की सहायता से डेल्टा H और डेल्टा E दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण के द्वारा गिब्स ऊर्जा पर ताप के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। जो पहले बात की थी कि भाई ये समीकरण क्या बता रहा है, गिब्स ऊर्जा पर ताप के प्रभाव को बताता है। तो ताप चेंज करेंगे तो गिब्स एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है तंत्र की, तो वो हम इस समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये दिख रहा है डेल्टा जी बराबर, ये निकाल सकते हैं हम। और जो पांचवा जो इसका एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट वो एप्लीकेशन है कि जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, तो उस दौरान जो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन के दौरान क्या होती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा किस में हो रही है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज्ञात होना आवश्यक है, यदि सेल का EMF विद्युत वाहक बल और ताप गुणांक ज्ञात है तो उस स्थिति में हम इस समीकरण की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, हीट चेंज डेल्टा H ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, देखो ये विद्युत कार्य किसके बराबर है, भाई कोई भी सेल कार्य करता है तो उसका जो विद्युत कार्य किसके बराबर है, जो प्रक्रम के दौरान उसकी जो गिब्स ऊर्जा में कितनी कमी हुई है उसके बराबर जो विद्युत कार्य होता है। तो विद्युत कार्य क्या है, NF ही, N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, F हो गए, फेराडे हो गया, और E क्या हो गया, उसका विद्युत वाहक बल। तो माइनस डेल्टा जी बराबर NFE ये होगा। तो अब देखिए आप यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा जी है, तो यहाँ पर इसको डेल्टा जी का मान क्या हो गया, माइनस NFE बराबर डेल्टा H। अब देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर प्लस में था ना, जब डेल्टा जी का मान लिखेंगे माइनस NFE तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस NFE बराबर डेल्टा H माइनस T और डेल NFE अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। तो डेल्टा H को इधर ले लेते हैं और इसको यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो ये बात डेल्टा H बराबर क्या आ गया हमारे पास निकल कर NFE प्लस NFT डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ताप गुणांक। तो इस प्रकार से आज हमने जो काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, उसके बारे में बात की है, और जो ताप के साथ जो गिब्स एनर्जी है, ताप और दाब के साथ किस प्रकार से उसमें चेंज हो रहा है और कैसे हम उसको निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा की है। तो पिछली क्लासों में और आज के क्लासों में हमने जो चर्चा की, जो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों चैप्टर थे,
बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड वो दोनों हमने अच्छे से कंप्लीट इसमें कर लिए हैं। तो मैं समझता हूँ आप इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये आपके सामने आज जो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।